Hello, welcome in this Infinity Classes. So I hope you all are doing well. And ये जो चैनल है ये डेडिकेटेड है फॉर यूजीसी नेट 2024 एनवायरमेंटल साइंस। और यहाँ पर हम पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो question number 1 is, as Arshan, chemosynthesis plays an important role in sulfur cycle. Reason, in chemosynthesis some sulfur compound act as source of energy. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, दैट इज कीमोसिंथेसिस और दूसरा सल्फर साइकिल। सबसे पहले कीमोसिंथेसिस देखते हैं कि हमारे पास कुछ प्लांट्स और जो हमारे जो कुछ प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे दो तरीके से न्यूट्रिएंट को ले पाते हैं। एक होती है प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस की, दूसरी होती है कीमोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी सोर्स होती है आपकी सनलाइट। बट कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, आपकी जो एनर्जी सोर्स होगी वो क्या होगी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ कंपाउंड्स जैसे कि आपके H2S या फिर आपका CH4, ऐसे कंपाउंड्स के जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इसको अपनी एनर्जी सोर्स लेते हैं और इससे आपका ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इससे ग्लूकोज बनाते हैं हमेशा। तो इसी प्रोसेस को हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉरी कीमोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो एनर्जी कहाँ से यूज करते हैं, जो H2S या फिर जो मीथेन में जो एनर्जी स्टोर्ड है इनकी केमिकल बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है इसको यूटिलाइज करते हैं और इससे अपना ग्लूकोज बनाते हैं। जो ये प्रोसेस होती है इसकी जो रिएक्शन है वो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस आपका 3H2S गिव्स आपका ग्लूकोज प्लस आपका 3H2SO4। ठीक है, 3H2SO4 यानी कि ये आपका क्या है, सल्फर कंपाउंड है। याद रखना कि जब भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस में ना, तो जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो या तो प्योर सल्फर बनता है और या फिर आपका सल्फर कंपाउंड ही बनते हैं। कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब भी कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है सल्फर निकलेगा या फिर सल्फर के कंपाउंड्स निकलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब उसके बाद अगर हम देखें सल्फर साइकिल कैसे होती है, तो सल्फर साइकिल को देखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो सल्फर होता है वो आपका क्या होता है, येलोइश कलर का एक कंपाउंड होता है। येलोइश कलर का एक कंपाउंड होता है। सल्फर हमारा दो तरीके से भी प्रेजेंट हो सकता है। कैसे कैसे, आपका बायोमोलिक्यूल की फॉर्म में, बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगा, ये प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रोटीन्स में बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में सल्फर प्रेजेंट होता है और मिनरल्स जो होगा आपका वो रॉक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, रॉक्स की फॉर्म में मिनरल्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमने बोला कि जो ये सल्फर होता है ये आपका 10th अबंडेंट एलिमेंट है आपका अर्थ क्रस्ट में, मतलब पाए जाने वाला 10वां अबंडेंट अर्थ में एलिमेंट है जो हमारे अर्थ में पाया जाता है। अब सल्फर साइकिल की अगर हम बात करें, सल्फर साइकिल होती क्या है, सल्फर साइकिल कुछ नहीं होती, हमारा सल्फर जो होता है अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ में। तो ये किस तरीके से, ये जो इसकी वेरियस फॉर्म्स हैं किस तरीके से आपका क्या कर रही है, ये सर्कुलेट कर रही है। जो सर्कुलेशन होता है वेरियस फॉर्म्स का, इसकी सल्फर साइकिल, सल्फर के स्टेट्स, सॉरी, जो सल्फर साइकिल क्या होती है आपकी, सल्फर साइकिल होती है कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर में सल्फर की वेरियस फॉर्म्स है वो एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है। इसी को आप क्या बोलते हो, सल्फर साइकिल बोलते हो। ठीक है, अब हमने बोला कि जो सल्फर है आपका वो प्रेजेंट होता है। अब सल्फर जो होता है ऐसे ही तो प्रेजेंट नहीं होता, ये हमारा लॉक्ड रहता है दो तरीके में। एक होता है आपका ऑर्गेनिक फॉर्म में और एक होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में। हमेशा जो एक तरीके से पता हो ना, आपका जो सल्फर का हब बोलेंगे ना, जिसको हम सल्फर का हब, वो अर्थ में वो किस में बोलते हैं, वो लिथोस्फेयर में बोलते हैं। मतलब आपका यही है हब, सल्फर का हब लिथोस्फेयर, बहुत ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका लिथोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। और यहाँ से कैसे निकलता है, वेदरिंग की प्रोसेस से धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस से ये रिलीज हो रहा होता है। खैर, अभी हम थे कि ये हमारा लॉक्ड रहता है दो फॉर्म्स में, एक होता है ऑर्गेनिक में, एक दूसरा इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, आपके कोल, ऑयल या फिर आपका पीट की फॉर्म में रहता है। और जब भी इन चीजों का आप कंबशन करते हो ना, तो कंबशन करने पे हमेशा सल्फर आपकी गैस रिलीज जरूर होगी, सल्फर रिलीज होता है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में किस फॉर्म में रहता है, पाइराइट रॉक में, पाइराइट रॉक में प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका सल्फर रॉक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कि कैसे हमारा प्रेजेंट होता है। अब हम इसके स्टेप्स अगर देखें उससे पहले हम देख लेते हैं कि सल्फर जो होता है ना हमारा तीन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका सल्फाइड, दूसरा सल्फेट और तीसरा आपका ये जो ऑर्गेनिक सल्फर है। ठीक है, हमेशा सल्फेट की फॉर्म में ही प्लांट्स सल्फर को अपटेक करते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स में क्या है आपके पास, पहला स्टेप है कि आपके एटमॉस्फेयर में सल्फर कैसे आता है या क्या करता है।
अब एटमॉस्फेयर में पहुंचने के लिए भी सल्फर मोस्टली मतलब दो ही फॉर्म्स होती है, सोर्स जो होती है दो होती है, एक होती है एंथ्रोपोजेनिक और एक होती है नेचुरल सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मैन मेड सोर्स होगी, यानी फॉसिल फ्यूल कंबशन होगा जब, तब फॉसिल फ्यूल कंबशन से सल्फर निकलेगा। दूसरा आपका वॉल्केनिक इरप्शन, ये आपकी आती है नेचुरल सोर्स में। तो जब भी वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं तो हमेशा वहां से कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर कंपाउंड रिलीज जरूर होता है, सल्फर वहां से रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एक H2S प्रेजेंट होता है। अब H2S कहाँ से आता है आपका, जब भी एनोरोबिक डिकम्पोजिशन होता है। एनोरोबिक डिकम्पोजिशन बोलने का मतलब क्या है हमारा, एनोरोबिक डिकम्पोजिशन बोलने का मतलब है कि जब भी माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जाते हैं, तो वो जब डेड टिकिंग मैटर पे एक्ट करते हैं, माइक्रोबियल एक्शन होता है, तो वहां से हमेशा माइक्रोबियल एक्शन के बाद आपका H2S रिलीज होगा ही होगा। तो वहां से H2S निकलता है। अब ये H2S आपका क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आपका O2 के साथ ये रिएक्ट करेगा। तो जब भी H2S O2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा SO2 बनाता है। और प्लीज कीप इन माइंड कि आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पर हमेशा मोस्टली जो होगा आपका किस फॉर्म में सल्फर प्रेजेंट होता है, SO2 के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं इसको, इसके लिए रब करना पड़ेगा। दूसरा स्टेज है हमारे पास क्या, दूसरा स्टेज है हमारे पास, अब बायोस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में आया, अब बायोस्फेयर में जाएगा। बायोस्फेयर में क्या होगा कि ये बायोस्फेयर में भी दो तरीके से एंटर करेगा। बायोस्फेयर में दो तरीके से एंटर करेगा। पहला आपका कहाँ से सल्फर एक्ट करेगा, हमने बोला बायोस्फेयर में दो तरीके से आएगा हमारे पास सल्फर। दो तरीके से कैसे आएगा कि एक तो तरीका है आपका कि एटमॉस्फेयर में जो सल्फर पहुंचा वहां से आएगा बायोस्फेयर में। दूसरा आपका रॉक वेदरिंग की प्रोसेस है। अब जो ये रॉक वेदरिंग की प्रोसेस है ना, वो आपकी बहुत पहले भी पता है स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। और जब भी पत्थर चट्टाने टूटती हैं तो वहां से आपका सल्फर रिलीज होता है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कीप इन माइंड। एंड अब का एटमॉस्फेयर जो है, अब एटमॉस्फेयर में से कैसे होगा, अब आपने कुछ टर्म सुनी होगी, एरोसोल्स। एरोसोल्स कुछ नहीं होते, ये आपके सल्फर पार्टिकल्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि आपके एटमॉस्फेयर से बायोस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या होता है कि जो हमने बोला कि हमारा एटमॉस्फेयर में SO2 की फॉर्म में आपका एटमॉस्फेयर में सल्फर प्रेजेंट है। तो SO2 हमेशा क्या करेगा, जब बायोस्फेयर में एंटर करेगा ना, तो ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बना देता है आपका H2SO4। H2SO4 बना देता है। ये क्या है, आपके वीक ड्रॉपलेट्स हैं, किसके, आपके सल्फ्यूरिक एसिड के। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन का नाम भी दे देते हैं। तो एसिड रेन के थ्रू हमारे बायोस्फेयर में भी ये सल्फर वापस पहुंच जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ये सल्फर साइकिल का पूरा डिटेल्ड डायग्राम है, प्लीज इसको एक बारी देख लेना। फिर इसके बाद हमारा क्या है, थर्ड स्टेप जो है कि हमारा हमने बायोस्फेयर में पहुंचा, अब इसके बाद प्लांट और एनिमल इसका अपटेक करना चालू करेंगे। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा आपका, प्लांट एंड एनिमल अपटेक, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल अपटेक होगा। तो इसमें क्या होगा, सल्फर जो है अब कहाँ जाएगा, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट में जाएगा। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट में जाएगा। अब एक्वेटिक हैबिटेट में तो क्या होगा कि कुछ क्या होगा, एक्वेटिक हैबिटेट में कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस चालू होगी। यहाँ पे, यहाँ के अंदर जो सी बेड में जो भी सल्फर प्रेजेंट है ना, सी बेड में नीचे सल्फर चले जाता है, रन ऑफ, जब सरफेस रन ऑफ होता है पानी से या मिट्टी से, किसी भी तरीके से रन ऑफ होकर सल्फर जो होता है वो सी के समुद्र के नीचे तट में, नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सल्फर को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, सल्फर को यूटिलाइज करेंगे। और यूटिलाइज इसलिए करेंगे ताकि वो ऑर्गेनिक फॉर्म में इस सल्फर को कन्वर्ट कर पाए और इसको सल्फेट बना दें, ठीक है, उसे सल्फेट बना दें हम, ठीक है। ये होता है आपका एक्वेटिक, उसमें कीमोसिंथेसिस वाली प्रोसेस चलती है। टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ये जो होते हैं, इनका काम होता है कि ये एक्ट कर रहे हैं और ये यूटिलाइज करते हैं सल्फर को, किसमें, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। किस लिए, अपने ही खुद के डेवलपमेंट में यूज कर लेते हैं इस एनर्जी को, जो सल्फर की एनर्जी, सल्फर को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं और अपने डेवलपमेंट में ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इसको ले लेते हैं, अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज करते हैं इसको, जो भी सल्फर होता है। बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और इस सॉइल के लिए आपका सल्फर अवेलेबल करवाते हैं, समझ रहे हो, ताकि जहां से आपके प्लांट्स इसको ले पाए, ठीक है। सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हाँ, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए सल्फर
अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, प्लांट्स में इस तरीके से सल्फर पहुंचता है, ठीक है। एक तो तरीका होता है कि कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, वो खुद का डेवलपमेंट में सल्फर को एज एनर्जी सोर्स यूज कर लेते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं प्लांट्स के लिए सल्फर को अवेलेबल कराने का काम करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में भी सल्फर चले जाता है, ठीक है। अब जैसे प्लांट में चले गया सल्फर, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर से आपका अब साइकिल चलना शुरू हो जाएगी, लाइफ साइकिल चलना, कौन सी साइकिल होती है वो, फूड साइकिल, फूड चेन चलना चालू हो जाएगी। फूड चेन चलेगी तो अब फूड चेन चलते चलते क्या होगा, आपकी एक प्रोसेस आएगी लास्ट में डिकम्पोजिशन, है ना। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, भाई इरेज हो जा जल्दी। हाँ, तो क्या होगा कि हम थे कि जब फोर्थ प्रोसेस होगी आपकी लिथिफिकेशन एंड रिलीज। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो बायोस्फीयर में जितना भी सल्फर प्रेजेंट था ना, अब वो सर्कुलेट होगा भाई, सर्कुलेशन चालू हो जाएगा उसका, सर्कुलेशन चालू होगा, सर्कुलेट करते करते एक स्टेट में पहुंचेगा डिकम्पोजिशन के, उसमें लास्ट जो बोल सकते हैं हम डिकम्पोजिशन में पहुंचता है। डिकम्पोजिशन स्टार्ट होते ही ये क्या करने लगते हैं, सल्फेट से सल्फाइड बनाते हैं माइक्रोब्स, ठीक है, सल्फाइड्स बना देते हैं। सल्फाइड्स क्यों बना देते हैं, ताकि ये एटमॉस्फेयर में वापस पहुंचे भाई, इनको एटमॉस्फेयर में इनको साइकिल भी तो चलानी है, तो इसलिए इसको वापस सल्फाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब क्या सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया आपके एक्ट करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर पे, और ये यहाँ पे अभी ऑर्गेनिक फॉर्म पे है सल्फर, ठीक है, ऑर्गेनिक फॉर्म पे है सल्फर, और इसको किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इनऑर्गेनिक सल्फर बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और ये फर्दर इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के बाद वापस से ये सल्फर बन जाता है। तो ये प्रोसेस होती है, सल्फर से लेकर वापस से सल्फर बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर साइकिल बोलते हैं। किस तरीके से वेरियस फॉर्म्स ऑफ सल्फर जो हुई चेन में चली, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे बोला था ना कि सर्कुलेशन होता है सल्फर का, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनका सर्कुलेशन नहीं होगा, जिनका सर्कुलेशन नहीं होगा, वो सर्कुलेशन जो नहीं कर पाते वो प्रेजेंट होते हैं कंबाइंड स्टेट में, वो होते हैं कंबाइंड स्टेट में, वहां पर सल्फर प्रेजेंट होता है, किसी के साथ कंबाइन हो जाते हैं और प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में, जैसे कि एफईएस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये होगी आपकी सल्फर साइकिल कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या है, पहला है ए, ट्रॉपिक्स आर द वार्मेस्ट एंड वेटेस्ट रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट ड्राई जोन्स एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर लोवेस्ट एट द पोल्स एंड डी इज टेम्परेचर इज लोवेस्ट एंड प्रेसिपिटेशन इज हाईएस्ट एट द पोल्स। इसमें क्या है, इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, लास्ट लास्ट से शुरू करते हैं, डी वाले ऑप्शन से, टेम्परेचर पोल्स का देखो, ठीक है। अभी हमारा अर्थ है, टूटा फूटा कैसा पता नहीं कैसा सा बन रहा है ये, पर ये पोल्स जो है आपकी, ये वाला पोल्स होता है सबको मालूम है, ठीक है। तो इसमें ये अगर हमारा सन है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, सन की सीधी रेस पड़ती है, तो इसकी वजह से इक्वेटर हमेशा गर्म रहता है। पर अगर हम देखें सनलाइट जो होती है वो तिरछी पड़ती है एट द पोल्स, तो पहला रीजन ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। दूसरा रीजन टेम्परेचर कम होने का ये है कि यहाँ पर जो प्रेजेंट होने वाली पोल्स में स्नो और आइस होती है, उसका जो एल्बिडो होता है, एल्बिडो का मतलब क्या है आपका, कि आपका जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन इतना ज्यादा होता है कि ये वापस से जो इंसोलेशन से आपकी सनरेज आती है वापस से उनको स्पेस में भेज देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर गर्म नहीं हो पाता है, तो टेम्परेचर ठंडा ही रह पाता है, हो जाता है, तो टेम्परेचर इस वजह से भी कम रहता है। दूसरा है आपका हाईएस्ट एट द पोल्स, क्या प्रेसिपिटेशन इज हाईएस्ट एट द पोल्स। अब जब टेम्परेचर ही ज्यादा नहीं है तो क्या ही इवेपोरेशन होगा, क्या ही कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, और क्या ही आपकी क्या हो जाएगी, आपका प्रेसिपिटेशन हो पाएगा उतना, मतलब हाईएस्ट रेट पे जो हम बोले प्रेसिपिटेशन हाईएस्ट, तो क्या ही होगा ना, क्योंकि तभी हो पाता अगर हमारा ये रेनफॉल ज्यादा होता है, बट यहाँ पे तो इतना चांसेस है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये डी वाला इनकरेक्ट है। अब इसी का अपोजिट इक्वेशन ये है, अब हमें मालूम है टेम्परेचर आपका कम होता है क्यों होता है, और प्रेसिपिटेशन भी कम होता है क्यों होता है पोल्स पे, ये दोनों तो यहाँ पे इससे सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक्स वार्मेस्ट और वेटेस्ट होते हैं रीजन, और दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बनते हैं आपके, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन जो होते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे बनते हैं, मतलब ये टेम्परेट जोन की बात कर रहा है, और ये ड्राई जोन्स बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं, ये हमारा जोन्स में डिवाइडेड है, इक्वेटर वाले जोन को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, और इस वाले जोन की वो बात कर रहे थे जहाँ पे सेकंड वाली लाइन थी कि ड्राई बनेगी, ड्राई एयर होगी। अभी इससे पहले हम इक्वेटर वाले, मतलब जो हमारा पहला वाला इक्वेशन थी ना कि ट्रॉपिकल जोन जो होता है वेटेस्ट होता है और बहुत ज्यादा वार्मेस्ट होता है, तो उसका रीजन क्या है, वार्मेस्ट का तो हमें मालूम है, इक्वेटर वाला रीजन है तो गर्म क्यों होता है, सीधी रेस पड़ती है इसलिए गर्म होता है, ठीक है, तो आधा पॉइंट तो वहां से ही हो गया। दूसरा की वेटेस्ट होता है, वेटेस्ट इसलिए होता है कि यहाँ पर जो इक्वेटर वाले के पास आसपास ना ओशंस होते हैं, तो ओशन से जो हवाएं आती है, तो ये हवाएं जो होती है अपने साथ क्या लेकर आती है, आपका मॉइस्चर लेकर आती है, क्या लेकर आती है, आपका मॉइस्चर लेकर आती है, ठीक है, मॉइस्चर अपने साथ लेकर आती है, और मॉइस्चर लाने की वजह से
यहाँ पर आपके फॉर्म होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। कौन से? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके थंडर स्टॉर्म के लिए और आपके हैवी रेनफॉर्म के लिए, ठीक है, रेनफॉल के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रेट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इन इन यहाँ से आने वाली बहुत हैवी अमाउंट का मॉइस्चर लेकर आती है यहाँ की हवाएं जो होती है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ का जो रीजन होता है वो लो प्रेशर होता है, इसलिए इसे लो प्रेशर इक्वाटोरियल बेल्ट या फिर डोल ड्रम्स भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा रीजन है हमारा क्या, कि हॉर्स लैटिट्यूड वाला रीजन, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है, ये वाले रीजन को हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एक और चीज है, इसको जरा इरेज कर दें, इसमें एक और चीज है कि ये वाले रीजन को हम क्या भी बोलते हैं, ये वाले रीजन को हम ITCZ वाला रीजन भी बोलते हैं। ITCZ का मतलब क्या है, हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इस वाले जोन में क्या होता है, जो यहाँ से ये मॉइस्चर वाली रेन आ रही थी ना, तो यहाँ पर आने के बाद इसका कंप्लीट सेचुरेशन हो जाता है। सेचुरेशन का मतलब क्या हो रहा है, सेचुरेशन का मतलब हो रहा है आपका, सेचुरेशन होने का मतलब है आपका कि पूरा मॉइस्चर जो हो रहा है वो लॉस हो जा रहा है, मॉइस्चर का लॉस हो जा रहा है इस पॉइंट पे आकर। तो जब मॉइस्चर का लॉस हो जा रहा है तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगी, एयर जो आपकी हैवी वो थी वो अब क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी, ठीक है। वेट जो एयर यहाँ से आ रही थी मॉइस्चर के साथ, अब वो मॉइस्चर फ्री यानी ड्राई एयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा रीजन है जो हमने बोला ड्राई एयर, और दूसरा हमने बोला कोल्ड एयर। कोल्ड एयर क्यों रहेगी, कोल्ड एयर इसलिए रहेगी कि क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ पर गर्म हवाएं हैं, तो इसकी वजह से गर्म हवाएं की वजह से वहां पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हो रहा है। पर गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, जब गर्म हवा, जब हॉट जो आपकी वेंट होती है जब ऊपर जाती है, तो हमेशा जब ऊपर जाती है तो वो प्रोसेस होती है, जब ये ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद मतलब इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर गई, ठंडी हुई, फिर कंडेंसेशन होता है, और फिर आगे बादल बनते, मतलब बादल बने, और फिर उसके बाद रेन फॉल होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगी, तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, कोल्ड हवा भी मिलती है हमको, ठंडी हवा भी मिलती है, तो ठीक है। तो इस वाले रीजन में हमको कोल्ड और ड्राई हमें हवा मिलती है, क्योंकि यहाँ से जो जाती है वो गर्म हवाएं जाती है और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, ठीक है। ये रीजन है, तो ये भी हमारा हो गया सही। नेक्स्ट है आपका थर्ड, थर्ड है आपका प्रोटेक्टिंग नेचर एंड वाइल्डनेस फॉर इट्स ओन सेक इज रिफर्ड एज डीप शैलो सेल्फ या सेल्फलेस इकोलॉजी। इसका आंसर तो है डीप इकोलॉजी। अब इसके बारे में हम दोनों इकोलॉजी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। डीप इकोलॉजी हमें आर्नेस ने दी थी, आर्नेस बोल सकते हैं, ये एक फिलोसोफर थे जिन्होंने ये इकोलॉजी के टर्म्स को डिफाइन किया था फिलोसफी में। ये इन्वायरमेंटल एथिक्स का टॉपिक है, ठीक है, डीप इकोलॉजी और ये शैलो इकोलॉजी इसके टॉपिक्स है। तो ये क्या है हमारे इसमें, इनके जो फिलोसोफर थे इन्होंने बोला था कि हर एक ऑर्गेनिज्म की एक खुद की इन्नेट वैल्यू होती है, खुद की एक इन्नेट वैल्यू होती है, और हमें एक इंडिविजुअली इन्वायरमेंट को नहीं देखना चाहिए, लिविंग इन्वायरमेंट को इंडिविजुअली नहीं देखना चाहिए, उसको एज अ होल इट शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। और इसके जो बिलीवर्स हैं डीप इकोलॉजी के, वो ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड है वो इस तरीके से हमें वर्ल्ड मिला है, तो वर्ल्ड इसलिए नहीं है कि वो एक रिसोर्स है टू बी, जिसको ह्यूमंस फ्रीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को बिल्कुल विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ रिसोर्स टू बी फ्रीली एक्सप्लॉइटेड बाय ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये वही वापस की हर एक कंपोनेंट जो होता है नेचर का उसको प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए, क्योंकि कंपोनेंट की खुद की एक ओन इंपॉर्टेंस होती है, यानी खुद की एक इन्नेट वैल्यू होती है, इसी को डीप इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है आपका सबको इंडिविजुअल लेकर नहीं एज अ होल लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी खुद की वैल्यू होती है, इस बात में डीप इकोलॉजी बोलती है, एनवायरनमेंट को ह्यूमंस के साथ लेकर चलने की बात करती है, ठीक है। शैलो इकोलॉजी जो होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, और यहाँ पर जो ये प्रोटेक्शन होता है वो सिर्फ ह्यूमन नीड्स और डिमांड्स के सेटिस्फेक्शन के लिए ही होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, हजारीबाग, गिर। अब ये PYQ 2014 या 15 का है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता भले, बट इसके जो ऑप्शन है वो कैन बी इम्पोर्टेंट। जैसे कि आपका इसका फिलहाल आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है जिम नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट। अब इसको हमें अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में अगर हम बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 1936 में। इसको जिम कॉर्बेट के जैसे नहीं जाना गया था, इसका नाम था उस टाइम पर हेली नेशनल पार्क, ठीक है। यहीं से इसको क्या बनाया गया था, इसको जो बंगाल टाइगर की स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए इसको नेशनल पार्क का मतलब इसको फॉर्म किया गया था, और यहीं से आपका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसके ये है कहाँ प्रेजेंट, का है नैनीताल, उत्तराखंड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका जिम कॉर्बेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों क्यों मतलब क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है, इसकी हमें फेमस, आपको याद आ रहा है फेमस स्पीशीज क्या है, इसकी फेमस स्पीशीज है आपकी क्या, आपका वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस,
ठीक है, वन हॉर्न राइनोसेरोस। ये जो है आपका वन हॉर्न राइनोसेरोस इस चीज के लिए फेमस है, काजीरंगा। ठीक है, और ये कहाँ है काजीरंगा? आपका असम में है। इसकी बात करें हम, काजीरंगा की बात करें, ठीक है, असम में है। और इसको हमें हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था आपका 1985 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट आता है आपका हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ है? आपका झारखंड में। एक टाइम के लिए ये सांभर, जो सांभर के, हाँ, सांभर्स के लिए जाना जाता था। सांभर्स क्या है? वो सांभर, इडली सांभर वाला सांभर नहीं है ये सांभर है आपका लार्जेस्ट डियर स्पीशीज। ठीक है, हमारे इंडिया की थी, इसके लिए जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है आपका, ये आपका कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और ये फेमस कहीं के लिए? एशियाटिक लायंस के लिए, एज वेल एज इसलिए भी फेमस है क्योंकि अब यही ओनली नेचुरल हैबिटेट हैबिटेट आपका है वर्ल्ड में एशियाटिक लायंस के लिए। ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ फ्री नाइट्रोजन फिक्सर? फ्री नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो इसमें से इसका आंसर तो है सॉरी, ये एजोटोबैक्टर। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है उसमें हमारे पास दो तरीके की बैक्टीरिया काम करते हैं। एक होता है आपके पास सिम्बायोटिक, एक होता है आपके पास नॉन सिम्बायोटिक। ये जो सिम्बायोटिक है हमारा, इसको हम म्यूचुअलिस्टिक भी बोलते हैं, या मतलब ये दूसरे के साथ एसोसिएशन फॉर्म करके रहता है। ये वाले बैक्टीरिया होस्ट के लिए काम करते हैं। ये नॉन सिम्बायोटिक जो होता है, ये जो होता है आपका, ये इन्हीं को हम फ्री नाइट्रोजन बोलते हैं, फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। इसी का एग्जांपल है एजोटोबैक्टर। और ये इनका काम क्या होता है कि इनका काम होता है सॉइल में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन को अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं किसके लिए? सॉइल में नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, इनका ये काम होता है। इनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, जो ये वाले होते हैं, इनको अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती। बट ये जो सिम्बायोटिक होते हैं, इनको होस्ट की जरूरत होती है और ये अपने होस्ट के लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, सिम्बायोटिक वाले। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका फ्रैंकिया। ठीक है, फ्रैंकिया, राइजोबियम, और ये तो खैर कुछ और चीज है, ये जीनस है नेमाटोड्स का। ये नेमाटोड्स का एक जीनस है, ये आपका बैक्टीरिया में उसमें नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन होस्ट के लिए, ये नाइट्रोजन क्या करता है? होस्ट के लिए प्रोवाइड कराने का काम करता है ये आपका जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं। और हमने क्या देखा कि ये जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो होस्ट के लिए नाइट्रोजन क्या करते हैं? आपके प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया? ये आपके रूट हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये रूट नोड्यूल्स में जाकर क्या करते हैं? बैक्टीरिया, ये वाले बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में जाकर क्या करते हैं? जो फ्री नाइट्रोजन होता है ना, उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। कौन? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात चल रही है। और ये फिर क्या करते हैं? ये अमोनिया किसके लिए काम आता है? वापस से होस्ट प्लांट के काम आता है, जो कि होस्ट प्लांट अपने डेवलपमेंट में इसको अमोनिया को यूज करते हैं, जो ये वाले सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं रूट नोड्यूल्स में जाकर। ठीक है, ये हो गया लाइक एग्जांपल हो गया इसका फ्रैंकिया वगैरह। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 5 आज के खत्म। और जो क्लासेस होंगी वो होंगी आपके मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। 3 दिन वीक में क्लासेस होंगी। ठीक, सो कमेंट डाउन योर क्वेरीज if any exist, and thank you.